दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमृत कुमार, आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। हम पढ़ रहे हैं ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अपना टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति। तो ये बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, उनके लिए भी ज़रूरी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को समझना चाहते हैं। तो बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। तो कुल मिलाकर अगर आपसे बता दिया जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति वर्तमान में कार्यपालिका शक्ति के तौर पर सर्वोच्च शक्तिशाली माना जाता है। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का होता है, सम्राट का जो ब्रिटेन का सम्राट है वो नाम मात्र का, लेकिन वास्तविक शक्तियों के प्रयोग के तौर पे देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बेमिसाल होता है। अब उसकी जब हम बात करें तो इसके संविधान, अमेरिका का जो संविधान है उस संविधान की अंतर्गत 7 अनुच्छेद हैं और 7 में से अनुच्छेद 2, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि अमेरिकी संघ की, क्योंकि यहीं से अमेरिका के राष्ट्रपति की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है ना, कार्य शक्ति, या हम इसको कार्यपालिका शक्ति कहेंगे, ये बढ़िया रहेगा। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये जिक्र किया गया, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पद का यहाँ से जिक्र होता है एक संघ संविधान अमेरिकी शासन व्यवस्था में। अब बात करते हैं कि हम बात ये आगे इसको राष्ट्रपति को पूरा समझने वाले हैं, तो अब बात करते हैं इस राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। पद की योग्यताएं, कौन व्यक्ति है जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के योग्य है? ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर तो जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं पहली, जैसे अपने भारत के राष्ट्रपति की तरह, तो यहां पे लिखा है अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, ठीक है। दूसरी, न्यूनतम उम्र, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरी है, वह थोड़ी अलग है बट इसमें ध्यान रखिएगा, वो ये है, वह व्यक्ति न्यूनतम 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि वो जरूरी नहीं कि लगातार 14 वर्ष तक रहना चाहिए। यहाँ पे रखा गया है कि 14 वर्ष तक वो कम से कम रहा हुआ हो तो वो एलिजिबल है राष्ट्रपति के लिए। ओके, ये समझ में आ गया। अब जो राष्ट्रपति है तो उसका वेतन कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेतन एवं भत्ते, बिना पैसों के तो एक कहते हैं ना कोई चीज़ ही नहीं हो पाती है, तो पैसों का सबसे बड़ा निराला खेल होता है। तो अब यहाँ पे बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति को पैसे कितने मिलते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को जो पैसे हैं वह डॉलर में मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो पेमेंट होता है वो मंथली ना होकर वार्षिक होता है। क्या होता है? डॉलर और वार्षिक होता है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फिर आप कहेंगे सर कुछ कन्फ्यूजन हो गया। अपने बुक के अकॉर्डिंग 1999 की बात की गई, इस अकॉर्डिंग अमेरिकी राष्ट्रपति को 4 लाख अमेरिकी डॉलर, कितना मिलता है? 4 लाख अमेरिकी डॉलर उनको मिलता है। फिर सरकारी कार्यों के लिए, सरकारी खर्च के लिए 50,000 डॉलर। तीसरा, उसे यात्रा भत्ता के तौर पे, यात्रा भत्ता के तौर पर 1 लाख डॉलर, तो ये उसे मिलता है। इसके अलावा जो बात और करें, भत्ते के अंतर्गत और सुविधा आती है जिसको अगर हम कहें कि उसे निजी हवाई जहाज में मिलेगा, समुद्र या बाकी यात्राओं के दौरान भी मिलेंगे उनको सरकारी निःशुल्क, जैसे व्हाइट हाउस आपको पता है अमेरिकी
सबसे टॉपेस्ट जो इस बिल्डिंग है वहाँ पे उनका रहवास होता है। इसके अलावा उनके खर्च, वहाँ के रहने पीने का खर्चा वगैरह सब चीज़ें उन्हें मिलती हैं। ठीक है, तो ये भत्ते में आएगी। फिर इन उन्मुक्तियाँ, उन्मुक्तियों में ध्यान रखिए, उन्मुक्तियों का मतलब होता है कि उसे उसके पद पे रहते हैं किसी भी तरह की दुर्भावनाओं का शिकार ना होना पड़े, या उसके खिलाफ किसी भी तरह का न्यायालय में कोई केस नहीं चल सकता। यानी हम ये कहेंगे उन्मुक्तियों में मतलब इसके खिलाफ पद पर रहते कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। यानी परमादेश, क्या कह रहा हूं, परमादेश, किसी भी तरह का आदेश इन पर लागू नहीं होता। परमादेश और या हम के आदेश, क्या कहते हैं, आदेश, वो इनके लिए नहीं होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो भी महाभियोग हो, महाभियोग के प्रस्ताव पर सीनेट पर चर्चा शुरू हो सकती है। तो इस तरह से उनको उनका पद को लेकर बिल्कुल निडर रखने के लिए, भाई वो अमेरिकी राष्ट्रपति है, वो किसी के कहने पर प्रभाव का असर न पड़े या कोई भी उसके बारे में गलत चीज़ें कह न सके, तो इसलिए इसको पावरफुल बनाने के लिए और कानूनी पचड़ों से दूर रखने के लिए इसे ये पावर दिया गया है। अब बात करते हैं कार्यकाल। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष। कितना होता है? 4 वर्ष होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल। और 2 बार कोई भी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन संकट काल के समय अगर सीनेट चाहे तो उसे तीसरी बार, ठीक है ना, तीसरी बार मौका दे सकती है। लेकिन ज़्यादातर यही परंपरा है कि 2 बार रहता है और 1 बार 4 वर्ष के लिए रहता है। तो क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़रूरी है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, वो बहुत ज़रूरी है, वो सच समझ लीजिएगा। और लाइक नहीं किया है, ठोक दीजिए लाइक, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने लिए, और आप शेयर करोगे तो बाकी के लिए भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं? आ गई, बिल्कुल, क्योंकि चीज़ ईजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जो अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। तो चुनाव में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, कृपया करके उसको नोट कर लें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आप में ही कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए आपको ये नोट करना ज़रूरी है। अदरवाइज क्या है कि अगर आप नोट्स नहीं करेंगे, मेरा द्वारा समझा गया, अच्छे समझा, लेकिन बाद में आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। तो अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से इनका चुनाव होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर लीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से जान लेना है और ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप कतई इसको मिस ना करें। तो हम बात करते हैं जो ज़रूरी है उसके ऊपर। पहले क्या होता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनता था, उसके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। तो जो इनके 2 विधायिका होती थी, उनके अंतर्गत उन्हीं के दलीय पार्टियों में से राष्ट्रपति यह बनता था। लेकिन समय बदला गया, तो समय का पैमाना देखिए, आज राष्ट्रपति एक अलग ही तरीके से चुना जाता है। यानी यहाँ पे हम राष्ट्रपति के चुनाव को 5 चरणों में डिवाइड करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति बनता है। 5 चरणों में बारी बारी से एक एक चरण को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला, उम्मीदवारों का चयन। अब यहाँ पे देखिए, उम्मीदवारों का चयन का मतलब यहाँ पे है कि चयन से ज़्यादा जरूरी है मनोनयन। क्या लिखेंगे? मनोनयन, ताकि ये आपको ध्यान रहे। उम्मीदवारों का मनोनयन, यानी राष्ट्रपति के चुनाव से पहले एक निर्वाचक मंडल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक निर्वाचक मंडल।
निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल बनने से पूर्व द्विदलीय व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि 1800 के बाद जो अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्थाओं में देखें तो दलीय व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? दलीय व्यवस्था। ठीक है। तो इसके बाद ये व्यवस्था रखी गई कि इन दलों से, जैसे दो दल हैं, मान लीजिए प्रभावशाली दो ही होते हैं, इन दो दलों से पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन के तौर पे काफ़ी व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। दो ही दल होते हैं, उनका मनोनयन होता है। तो इस तरह से शुरुआत में कि निर्वाचक होगा, उसके लिए निर्वाचक मंडल में सदस्यों का मनोनयन होता है और दोनों दलों से लगभग 1500 से 3000 सदस्यों का मनोनयन होता है। सदस्यों का मनोनयन अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो पहली बार ये होगा। क्या चीज़ आपको समझ में आई? नहीं आई है तो वापस समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति के साथ पहले उपराष्ट्रपति का भी चुनाव साथ साथ में होता था, लेकिन अव्यवस्था न हो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव है वो इसके बाद रखा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहली बार निर्वाचक मंडल बनाने के लिए दो दलों के अंदर से अलग अलग संस्थाओं की या अलग अलग जो दल हैं वह अलग अलग राज्यों में अपनी एक समिति, जैसे समिति की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा ध्यान रखिएगा कि हर दल की एक केंद्रीय समिति होती है। क्या होती है? केंद्रीय समिति। इन दल की केंद्रीय समिति होती है। समितियों के द्वारा इन सदस्यों का चयन किया जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि अभी राष्ट्रपति नहीं बना है, अभी सिर्फ निर्वाचक मंडल के लिए दलों के अंदर समितियों ने मनोनयन किया है। इसके बाद आता है चुनाव अभियान, दूसरा पॉइंट। चुनाव अभियान, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ। चुनाव अभियान के अंतर्गत अमेरिका में 538 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। या हम कहें निर्वाचित सदस्य, यानी इसमें से 538 सदस्यों का चयन होता है जो एक निर्वाचक मंडल के तौर पे कार्य करेगा। यानी सेकंड स्टेज पे क्या बनता है? निर्वाचक मंडल बन जाता है। यहाँ पे तो उनका चयन होता है, लेकिन जो निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा वो निर्वाचक मंडल यहाँ पे बनता है। अब बात करें 538 कैसे, तो जैसे मैं बात करूँ सीनेट, तो सीनेट के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 100 सदस्य। ठीक है। इसके अंदर फिर बात करें 435 सदस्य हैं वो लोक सदन से, या हम इसको यहाँ पे अमेरिका में बात करें तो कहते हैं प्रतिनिधि सभा। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा। और 3 सदस्य हैं वह कोलंबिया से है। कहाँ से है? कोलंबिया। ठीक है, क्योंकि इनका इसमें प्रतिनिधित्व नहीं इसलिए। तो इस तरह से ये सदस्य यहाँ पे हो जाते 538। तो इनमें से इतने सदस्यों को यहाँ पे लिया जाता है, जो ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव नॉर्थ एरिया से हुआ है तो साउथ एरिया से उपराष्ट्रपति रहता है, एक ही रीजन से नहीं बनाया जाता है। अब यहाँ पे 538 सदस्यों का मनोनयन होता है। जो 538 सदस्य जो होते हैं उनको ध्यान रखिएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में इनको भाग लिया जाता है। और इसमें जो चुनाव होता है वो लिस्ट सिस्टम से होता है। कैसे होता है? लिस्ट सिस्टम से होता है। अगर एक चुनाव में सबसे ज़्यादा मत होते हैं और बहुमत मिल जाता है तब तो वो राष्ट्रपति बनता है। अदरवाइज सेकंड नंबर वाला होता है वो, अगर किसी एक को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है कि वापस प्रक्रिया होती है। इस बार सिर्फ संसद अपने जो सदन होते हैं उनको ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है तीसरी हम यहाँ पे बात करें कि इसका तीसरा चरण क्या होता है। तो तीसरे चरण में जैसे कि निर्वाचक मंडल बन गया। अब निर्वाचक मंडल में 538 सदस्य होते हैं और ये दो दलों से होते हैं, क्योंकि अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। तो इनमें से दोनों दल के जो मेंबर हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर ये जो इसके अंतर्गत 2 दल होते हैं, इन 2 दलों से अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर ए दल है और बी, तो ए दल अपने प्रतिनिधि खड़े करता है निर्वाचक मंडल में ऐसे ही, और बी अपने प्रतिनिधि खड़े निर्वाचक मंडल में, क्योंकि
जैसे दो दल होते हैं यहाँ पे, ये दल हो गया, इधर ये दल हो गया, अब बनना राष्ट्रपति है, ठीक है। अब इस दल में से एक तो होता है उम्मीदवार, या दो भी हो सकते हैं उम्मीदवार, ये पार्टी जितना उम्मीदवार खड़ा करे उतना कर सकती है, ठीक है। और बाकी इसके जो अंदर निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या करते हैं, वोट देते हैं। क्या करते हैं, वोट देते हैं। अब होता ये है कि जो निर्वाचक मंडल जैसे बनता है उनको ये अपेक्षा की जाती है वो अपने ही दल के उम्मीदवार को वोट दें, लेकिन ये वोट इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरह से सेकेंड स्टेज में हम थर्ड स्टेज में बात करें तो निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, ये चीज़ तो आपको बता दी। अब जो निर्वाचक मंडल है उस निर्वाचक मंडल में जो ये दोनों दल है, दोनों दल अपने अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार को घोषित करेगी और फिर वोटिंग होती है। जैसे अभी मैंने जस्ट बताया, ये एक दल, ये एक दल। अब यहाँ से एक राष्ट्रपति है वो खड़ा हो गया, इधर से राष्ट्रपति बनने के लिए खड़ा हो गया। मान लीजिए इधर से दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इस पार्टी से दो तीन हो सकते हैं। फिर इसके जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, इनको वोट देते। क्या करते हैं, वोट देते हैं। जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो उम्मीदवार घोषित होता है। अब यहाँ पे ये सीधे कि इनको निर्वाचक मंडल, इस दल के निर्वाचक मंडल का जो उम्मीदवार ये रहता है, मकसद ये रहता है कि ये जो निर्वाचक मंडल अपने सदस्य अपने पार्टी से तो अपने ही उम्मीदवार को वोट दे, लेकिन दूसरों को दे सकते हैं। तो इस तरह से निर्वाचक मंडल है वह राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट देते हैं। और फिर ये रखा जाता है कि निर्वाचक मंडल में जो राजनीतिक दल है वह एक मशीन मात्र होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो निर्वाचक मंडल है वो इसी स्टेज तक काम करता है। यहाँ तक वोट दे दिया, यहाँ तक क्या हो गया, वोट दे दिया। देने के बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन होने के बाद निर्वाचक मंडल का कोई महत्व नहीं होता। निर्वाचक मंडल सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो फिर जब वोटिंग होती है तो वोटिंग की गणना सीनेट अध्यक्ष है वह दोनों सदन के समक्ष करवा कर परिणाम घोषित करते। क्या घोषित करते हैं, परिणाम घोषित करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था निर्वाचक मंडल का चुनाव, जो ये निर्वाचक मंडल यहाँ पे मैंने लिखा था, अगर नहीं लिखा तो तीसरा ये पॉइंट था निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, चुनाव। तो पहला पॉइंट था उम्मीदवार, टोटल उम्मीदवार बनाने जो निर्वाचक मंडल के होंगे। फिर चुनावी अभियान में इनके लिए चुनाव होता है और फिर इन्हीं में से एक निर्वाचक मंडल बनता है। क्या बनता है, निर्वाचक मंडल बनता है। और यही निर्वाचक मंडल है वह चौथे पॉइंट में क्या होगा, यही निर्वाचक मंडल चौथे पॉइंट में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेकर चुनाव के अंतर्गत राष्ट्रपति जो भी होता है उनको वोट देते हैं और सीनेट के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये वोटों की गिनती होती है और जो भी घोषित होता है वह सीनेट के कांग्रेस के अंतर्गत घोषित किया जाता है। अब पांचवा चरण क्या है, पांचवा चरण देख लीजिए। पांचवें चरण के अंतर्गत ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति उम्मीदवार राष्ट्रपति हो जाता है उसे पद ग्रहण करवा दिया जाता है। तो यानी यहाँ पे होगा पांचवा पॉइंट नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण, ठीक है। तो यहाँ पे ये रखा गया है जो नया राष्ट्रपति होगा वह अपने जीत के बाद, बहुमत जीत के बाद वह राष्ट्रपति के पद के रूप में स्थापित होगा। तो इस दौरान इसकी डेट फिक्स की गई है और वो रखी गई है 20 जनवरी को राष्ट्रपति कार्यक्रम समापन होने के बाद 20 तारीख को अपना पद ग्रहण करता है। अब बात करें कि ये तो हो गया यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो क्या करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो यानी महाभियोग। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, शपथ। तो ध्यान रखना अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। समझ में आ गया। अब इनको पद से हटाना, पद से हटाना अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो इसके लिए प्रक्रिया है महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और इसका वर्णन, इनका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2 का उपधारा 4 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके पद के हटाने का वर्णन किया गया है। तो हम बात करते हैं कि सीनेट के एक सदस्य के द्वारा ऐसा ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए इनके राष्ट्रपति को हटाने का, तो सीनेट द्वारा जांच समिति का क्या होता है, गठन होता है। और जांच समिति मान ले कि भाई फलाने व्यक्ति ने जो राष्ट्रपति के खिलाफ अपराध लगाया वो सही है, तो जांच समिति सही माने तो फिर सीनेट के अंदर राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव आता है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है और फिर इसके बाद कांग्रेस के अंदर जाता है, मतलब प्रतिनिधि सभा में। कहाँ जाएगा? प्रतिनिधि सभा में। फिर वहाँ से भी पास हो जाए तो उसके तुरंत बाद ही राष्ट्रपति का जो है पद है, महाभियोग प्रक्रिया, वह पूरी तरह सफल होती है और राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो कैसा था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, जरूर मुझे बताइएगा। और इसमें संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है तो जरूर शेयर कीजिएगा। कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू।